सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, इसी का जो है पार्ट आज हम 136वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 136वां भाग डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी बेहद जरूरी है। इस पूरी प्लेलिस्ट अगर आप कर लेंगे तो लगभग 5000 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लेंगे। और ऐसा ही नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ आपके प्रॉपर तैयार होंगे, आपका एक प्रॉपर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि उस क्वेश्चन के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपके पास होगी, जो कि आने वाले समय में एचएसएससी के एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। क्यों अदा करने वाली है? क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो आपका एग्जामिनेशन, जो आपका पेपर पूछा जाएगा ना एचएसएससी के अंदर, वो नॉर्मली हम मान के चलते हैं क्या रहेगा, स्टेटमेंट बेस रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस को अगर आपको क्लियर करना है तो क्वेश्चन के बारे में बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए। और अगर आप अपनी हरियाणा जीके की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस 142 शिफ्टों को पूरा देख लेना, ताकि आपको खुद पता चल जाएगा कि इस 142 शिफ्ट से कितनी जो है आपकी तैयारी हो सकती है। मैं दावा कर सकता हूं बुक जो आपका काम बुक करती है ना, वो ये पूरा काम ये प्लेलिस्ट कर देगी। ऑलमोस्ट आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाएगी हरियाणा जीके की मेरे भाई। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा। और एचएसएससी 2026 के लिए अगर आप दिल से, डेडिकेशन से और सीरियसनेस से जो है तैयारी कर रहे हैं तो हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चल रहा है एचएसएससी 2026 के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्लेलिस्ट जो है पूरी फ्री इनिशिएटिव देख लेना। इसके अंदर हर सब्जेक्ट को मैं करवा रहा हूँ, चाहे वो इंडिया जीके हो। ठीक है, इंडिया जीके अभी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। हरियाणा जी के हमारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, हरियाणा जी के हो गई, और क्या रह गया, और नेशनल प्लस हरियाणा करंट अफेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों काम करंट अफेयर करने वाले हैं। वर्तमान में हमारा जो है नेशनल करंट अफेयर चला हुआ है और साथ में हमारा कंप्यूटर चला हुआ है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से रहते हैं? मेजर सब्जेक्ट साइंस और इंडिया जीके रहती है, वो भी बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। तो ऐसे जो है आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल के अंदर तो आ ही गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको सिलेक्शन होना चाहिए। कहीं से भी आप बैठकर जो है अपनी तैयारी कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद, ठीक है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। ठीक है, तो हरियाणा भारत का जो है 17वां राज्य बन गया था मेरे भाई। ठीक है, 17वां राज्य बन गया था। और ये 17वां राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा जो है स्वतंत्र राज्य बन गया था भारत का। ठीक है, 17वां राज्य बन गया था। और संवैधानिक संशोधन की बात करूं, ठीक है, संवैधानिक संशोधन की बात करूं तो संवैधानिक संशोधन कौन सा हुआ था? तो संवैधानिक संशोधन 18वां जो है संवैधानिक संशोधन हुआ था मेरे भाई। ठीक है, 7 जिले होते थे उस समय, आप सभी को पता होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो 7 जिले होते थे, आप सभी जानते हैं। 7 जिले यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 4 डेट भी आप याद रखेंगे, हालांकि यहां पर लिखी गई है, चलो आ गया है तो यहीं पर बता देता हूं। चलिए, यहां पर नहीं लिखी गई है, कोई बात नहीं, ये आपको पता है, बस 4 डेट आप याद रखना। कौन कौन सी? एक तो आप याद रखेंगे हुकुम सिंह समिति। ठीक है, ये बार बार मैं बताता हूं, बार बार इसीलिए बताता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं यार, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं और नहीं याद रहता बच्चों को, इसीलिए बार बार बताता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज ऐसे सेट हो जाए ताकि निकालना भी चाहो ना तब भी बाहर आप ना निकाल पाओ। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए बता रहा हूं। हुकुम सिंह समिति आपको याद रखनी है। इसकी जो इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 23 सितंबर को इसका गठन किया गया था 1965 को। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? मार्च 1966 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी के रिकमेंडेशन पे जो है जेसी शाह आयोग बना था। ठीक है, जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। और जेसी शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था? हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए जो है जेसी शाह का आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो गठन है वो कब किया गया था? 23 अप्रैल को इसका गठन किया गया था। एपीआरआईएल आएगा ना, एपीआरआईएल 1966 से। और कब तक रहा था? इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 31 मई 1966 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये चारों डेट जो है आप जरूर याद रखना, अपने दिमाग में रट्टा मार लो, कुछ भी मार लो, बस इन चारों लाइनों को आप याद रख लेना। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एचएसएससी पूछता ही पूछता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया राजपूत सेना का नेतृत्व किया जिसने तराई की पहली लड़ाई जीती थी। किसने तराइन की पहली लड़ाई जीती थी? सबसे आपको पहले पता होना चाहिए, तराइन की पहली, तराइन की दूसरी
तराइन की तीसरी, और क्या रह गया इसमें, चंदावर का युद्ध रह गया। ये चार लड़ाई जैसे ऊपर हमने चार लाइन देखी थी ना, वैसे ये चार लाइन भी याद कर लेना भाई, ठीक है। पहली लाइन क्या थी, 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था, जिसको किसने जीता था, पृथ्वीराज चौहान ने जो है जीत लिया था। किसकी सहायता से जीता था, जयचंद की सहायता से जो है इसने ये युद्ध जीता था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 1192 में हुई थी। किसने जीती थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ पर हार गया था, मोहम्मद गोरी ने इसको जो है जीता था। और ये किसकी वजह से हारा था, तो यहाँ पर जयचंद की वजह से ही जो है पृथ्वीराज चौहान जो है यहाँ पर हार गए थे मेरे भाई, ठीक है। क्यों हारे थे, क्योंकि इनकी एक बेटी थी, संयुक्ता नाम था जिसका, उसको जो है लव मैरिज कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, जिससे ये गुस्सा हो गए थे और जाके जो है इन्होंने साथ दे दिया मोहम्मद गोरी का मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, उसके बाद जयचंद को जो है इसकी करनी का फल मिला, कहां पर मिला, चंदावर के युद्ध में मिला, जो कि 1194 में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी और जो है जयचंद गढ़वाल के बीच में लड़ा गया था, और जो है जयचंद को जो है यहाँ पर मार दिया गया था। तीसरा युद्ध भी जरूरी आप याद रखेंगे, कब युद्ध लड़ा गया था, 1215 से 1216 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, यल्दोज और जो है इल्तुतमिश के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इल्तुतमिश जो है यहाँ पर जीत गया था मेरे भाई, ठीक है। ऐसे सारी चीजें आपको याद रखनी है, एवरीथिंग डिटेल यहाँ पर भी मैंने लिख दी है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, बस पढ़ना है, और पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। सीधी सी बात है, अपने दिमाग में जितनी जल्दी इसको बिठा सको उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार के द्वारा डैश को निर्धारित किया गया था। तो किसको निर्धारित किया गया था, अभी ऊपर से डिटेल से बता के आया हूं। जेसी शाह आयोग की रिकमेंडेशन किसने की थी, हुकुम सिंह समिति ने की थी। क्यों की थी, ताकि हरियाणा की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विभाजित करे और हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसके अंदर ये और याद रखना भाई, ये यहां है क्या, हाँ ये रहा, देखो जेसी शाह की अध्यक्ष, अच्छा नहीं बताया गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा ये रहा, शाह आयोग के सदस्य आप जरूर याद रखना, कई बार जो है दे देता है। आयोग में कुल 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति जेसी शाह अध्यक्ष थे, और एम फिलिप्स और एस दत्त जो है ये इसके सहयोगी होते थे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में डैश विकसित कर रहा है। तो सोनीपत के गन्नौर में जो है क्या विकसित किया जा रहा है, इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट IIHM जो है ये सोनीपत के गन्नौर में जो है स्थापित की जा रही है। इसके बारे में आपको डिटेल से याद रखना है। क्यों याद रखना है, आपसे स्टैटिक जीके बनाकर एक पूरा क्वेश्चन दे सकता है इन चारों स्टेटमेंट को बनाकर, और कह देगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है, गन्नौर सोनीपत में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट विकसित किया जा रहा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी ये चल रहा है भाई, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखना, अभी इस पर जो है काम चला हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसे फ्रांस की प्रसिद्ध रंजिश मंडी की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अब यहां से आपको स्टेटमेंट क्या देगा, पहली स्टेटमेंट चलो आपको पता चल गया, आपको पता भी है, पहली अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी आपको मान लीजिए आपको 2 कथन देगा, ठीक है, क्या 3 कथन देगा आपको। पहला कथन क्या देगा, जो है हरियाणा में जो है पहली जो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है गन्नौर सोनीपत में जो है स्थापित की जा रही है, आपको पता है भाई, आप लगा दो कि सही बात है। दूसरी आपको क्या देगा, इसे जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन की तर्ज पर जो है बनाया जा रहा है। यहां पर आपको जो है पजल करेगा, तो ये दोनों चीज याद रखना, फ्रांस देश है और इसकी प्रसिद्ध जो है रंजिश मंडी की तर्ज पर जो है इसको बनाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। और क्षेत्रफल भी याद रखना, क्या आपका क्षेत्रफल में कह दे, यह परियोजना लगभग 500 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। तो इसीलिए मैंने ये डिटेल पूरा क्वेश्चन लिखा है, ताकि अगर स्टेटमेंट बेस बना के भी दे देना तो भी आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर ले जाओ मेरे भाई, ठीक है। मेहनत जरूर लगती है, और यकीन मानिएगा मेहनत करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप अभी लगाने लग जाओगे ना, थोड़ा सा बता देता हूं, अभी यूट्यूब पे देखोगे ना 100 टॉप MCQ हरियाणा जीके न्यू क्वेश्चन, ये आपको जो है थंबनेल पर दिखे मिलेगा, और आप दबा दबा के उस पे जो है
वीडियो खोलोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए ना उनके अंदर, तो यहाँ पे कमेंट में आके मुझे भी बता देना, मुझे भी लिंक शेयर कर देना, मैं खुद भी देखूंगा भाई उसको। समझ गए बात? नहीं मिलेगा इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा भाई। और क्यों करवाएंगे फ्री का? ये पेड वाला कंटेंट फ्री में कोई क्यों देगा मेरे भाई? भाई पैसे सभी को कमाने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारा जो कंटेंट है ना ये पेड वाला है। और मान के चलिएगा ऐसा अच्छा एक और आपको बात बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के ऐसे आएंगे जो सबको आते मिलेंगे। उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं 20 में से 15 क्वेश्चन ठीक कराया। 15 क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए, क्या पूछेगा आपसे, जैसे कि पूछ लेगा बताइए कालेसर वन जो है हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है। ऐसे ऐसे लोकल क्वेश्चन पूछ लेगा 15। लेकिन जो ये 5 क्वेश्चन पूछेगा ना वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और यकीन मानिएगा यहाँ पे अगर आपने गलती करी ना तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि टारगेट ना आपको 75 प्लस मान के चलना है भाई। हरियाणा पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 75 प्लस मान के चलेंगे ना तो आप जो है रिजल्ट के मतलब माफ कीजिएगा एग्जाम के बाद आपके मन में ये नहीं आएगा कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या, अरे कट ऑफ कोई जाए, अपने 75 प्लस है, बाढ़ में जाओ सारे, अपना सिलेक्शन पक्का है। ये चीज़ मैं आपको अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ अगर अभी अपने दिमाग को समझा दोगे ना तो ज़िंदगी में अभी से आराम हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना ये चीज़, ठीक है। वरना कंपटीशन इतना है, जितना सोचने समझने में आपको टाइम लगेगा ना इतने आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, थोड़ा सा मान लिया करो, सही बोलता हूँ आपके लिए ही बोलता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और अगर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भाई दिक्कत क्या है, मेरे को एक बात बताओ। अगर मान लेते हैं स्टेटमेंट बेस आपका क्वेश्चन नहीं आता, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन पेपर सबको ही आता होगा मेरे भाई, और फिर भी कट ऑफ हाई चली जाएगी। और अगर स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन आता है ना तो भी कट ऑफ जो है 70 से कम नहीं जाएगी भाई मेरे भाई, ये आप याद रखना। हरियाणा में कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी एग्जाम उठा लो, 70 से कट ऑफ नहीं जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप मान के चलो इतनी कट ऑफ जाएगी और आपको ऐसे तैयार रहना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, और भाई पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, एक बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लो। जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो, आपको कईयों को लगता हुआ यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैंने दुनिया भर के एग्जाम दिए, तो कोई एहसान नहीं किया मेरे भाई आपने, ठीक है। आपने वो तैयारी की है जिसका मानते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप लायक नहीं हो किसी चीज़ के मेरे भाई। आपके पास ज्ञान का भंडार है भाई। और आज डंके की चोट पर कहता हूँ ये बात, स्टडी का कोई ना तो कभी विकल्प था और ना ही कभी हो सकता है मेरे भाई। ये बात अपनी दिमाग में बिठा लेना आराम से, ठीक है। तो स्टडी आप की है ना तो टाइम वेस्ट आपने बिल्कुल नहीं किया है। ये तो आज समय का दस्तूर ऐसा हो गया है कि भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास नौकरी है, उसी की जो है सब कुछ है। वही कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही वाला सीन यहाँ पर है मेरे भाई। लेकिन ये बात कभी भी अपने मन के अंदर मत लाने देना कि भाई मैंने पढ़ाई करके टाइम वेस्ट किया, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने अपने आप को, दिमाग को जो है इतना एक्सप्लोर किया है, आपने अपने दिमाग को इतना तेज किया है। मैं बताता हूँ, लोग जाते हैं ना भगवानों के पास जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई नहीं, जब ये बातें खुलती है ना तो मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, कितने दुनिया जहान के भाई आज के टाइम में देखोगे ना, हर इंस्टाग्राम पे, हर फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया पे बाबा बैठे हैं भाई। और दुनिया इतनी भीड़ जा रही है उनके पास जिसका कोई मतलब नहीं है भाई। और यहाँ पे लोग पता है क्यों जाते हैं? कड़वी लगेगी आपको, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई। जो मेरी इस बात से सहमत हो ना जरूर कमेंट में बताना। पता है कौन जाता है यहाँ पे? अज्ञानी लोग जाते हैं। अज्ञानी लोग मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाते हैं यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। वो यहाँ पर जाते हैं। और जो पढ़ा लिखा होगा ना वो आराम से जो है चीज़ों में तर्क वितर्क कर सकता है, ठीक है, तर्क वितर्क कर सकता है। वो मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आप भगवान को मत मानो, आप मंदिर में ना जाओ, बिल्कुल जाओ भाई, श्रद्धा है आपकी तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट करके दे रहा हूँ कि पढ़ाई को ऐसे कभी मत सोचना कि मैंने टाइम वेस्ट किया मेरे भाई, ठीक है। पढ़ाई जैसा कोई दोस्त नहीं है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलते आगे चलते, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 रह गया, चलिए ये भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित था? तो 2019 छोड़ दो, हम जनवरी 2026 तक चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको बताता हूँ ना, मैं यकीन रखता हूँ कई चीज़ें आपको कड़वी भी लगती होगी, लेकिन सच्चाई बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। यकीन रखिएगा, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा हितैषी है वर्तमान में, जो आपके कमी है ना उनको आपको बता सके मेरे भाई, ठीक है। वरना तो हाँ में हाँ मिलाने वाली दुनिया बैठी है मेरे भाई, ठीक है।
तो जनवरी 2025 तक देख लो। आप सभी जानते हैं विधानसभा की सीट कितनी है। चलिए लोकसभा से शुरू करते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, 2 आरक्षित है मेरे भाई, ठीक है। विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा में कितनी सीट है? विधानसभा में 90 सीटें भी, ठीक है। विधानसभा लिखेंगे यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। विधानसभा में 90 सीट हो जाएगी। आरक्षित सीट कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, ठीक है। और क्या रहेगी? राज्यसभा। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें भाई? 5 सीटें राज्यसभा की हो जाएगी। तो लोकसभा की 2 आरक्षित सीट कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो सिरसा हो जाएगी, एक अंबाला हो जाएगी, ठीक है। ये 2 सीट जो है आरक्षित हो जाएगी। कहां पर है? क्या पूछा है? अंबाला दिया है ना, सिरसा ढूंढो कहां पर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। आई नो अभी इन वीडियोस को कोई नहीं देखता, लेकिन इन वीडियो की वैल्यू आपको पता है कब समझ आएगी मेरे भाई? जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन देके आओगे ना, तब इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं अच्छे तरीके से ये बातें समझ सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? गुगा नवमी, नवमी आएगा भाई यहाँ पे। अगस्त या सितंबर के महीने में हरियाणा में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है जो डैश से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो गुगा नवमी का त्योहार है ना, ये लोक देवता है कहाँ के? ये लोक देवता है राजस्थान के मेरे भाई, ठीक है। राजस्थान के ये लोक देवता है जिनका नाम क्या था? जाहर वीर जी था, ठीक है। जाहर वीर जी था, और इन्हीं की याद में जो है ये गोगा नवमी त्योहार मनाया जाता है। सांपों की जो है इसके अंदर पूजा की जाती है, सांपों की, और छड़ी जो है एक डंडे के ऊपर जो है छड़ियाँ बांध दी जाती है, वहां से जो है उनकी भी पूजा की जाती है मेरे भाई, ठीक है। और ये सितंबर और अगस्त के महीने में जो इसको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सांपों की पूजा की जाती है, बाकी डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि यह त्योहार भादो महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को तिथि को जो है मनाया जाता है। ये लाइन प्लीज जरूर याद रखना, क्योंकि सितंबर अगस्त आई नो आपको याद रह जाएगा, बस ये लाइन जरूर आप याद रखना, ठीक है। ये लाइन जरूर याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया सूरजकुंड अपने वार्षिक मेले सूरजकुंड मेले के लिए भी जाना जाता है। यह मेला मुख्य रूप से डैश के लिए होता है, ठीक है। तो किसके लिए होता है भाई? हरियाणा राज्य की खनिज संपदा का प्रदर्शन करने के लिए, राज्य की कृषि उपज को प्रदर्शन करने के लिए, पूरे भारत से पटाखे दिखाना। ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देश भर से आमंत्रित शिल्पियों की सहायता से हस्तशिल्प और हथकरघा जो है दिखाना, ये इसका जो है मेन मकसद होता है मेरे भाई, ठीक है। 39वां एडिशन आई होप आपने रट लिया होगा, और ये रट भी लेना। ये सारी चीजें बार बार बता चुका हूं, और बार बार इसलिए बता रहा हूं 2026 में देख लेना, सूरजकुंड से मेले से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखा दूंगा। हरियाणा पुलिस का पेपर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। प्रथम सूरजकुंड मेला आयोजन कब किया गया था? 1987 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2013 में किया गया था। अभी 2026 फरवरी में हम कौन सा एडिशन मनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, या फिर थीम स्टेट पूछ लेगा, या फिर भागीदार कंट्री पूछ लेगा। ये 3 लाइन आपको जरूर याद रखना है। भागीदार देश, भागीदार देश आपको याद रखना है। भागीदार देश मिस्र है भाई, ठीक है। मिस्र कैसे लिखेंगे देख लेना, मिस्र, ठीक है। ये 2026 का बता रहा हूं, फरवरी का, ठीक है। और क्या पूछेगा? थीम राज्य आपसे पूछेगा। थीम राज्य आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यूपी कैसे लिखेगा? यूपी एंड मेघालय हो जाएगा, ठीक है। मेघालय हो जाएगा, ठीक है। और क्या याद रखेंगे? और क्या याद रखेंगे? भागीदार देश हो गया, थीम राज्य, एडिशन जरूर याद रखना भाई, ठीक है। एडिशन कौन सा हो जाएगा? 39वां एडिशन हो जाएगा। ये चीजें बस आप याद रख लेना, यहां से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। बाकी सारी चीजें आपको पता है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है, फरवरी के महीने में मनाया जाता है, और फरीदाबाद में मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। ये देखो सारी चीजें लिखी गई है, बस आप पढ़ने वाले होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? हरियाणा में आयोजित होने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मेला या मेला प्रत्येक वर्ष भारत के राज्यों में प्रमुखता देता है? इसे थीम राज्य कहते हैं। तो थीम राज्य अभी हम देख के आए हैं, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और डैश हैं। तो आप सभी जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जो है एक हास्य कलाकार हैं, हास्य रस लेखक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन से जिले से ये संबंध रखते हैं?
महेंद्रगढ़ से जो है इनका संबंध है मेरे भाई। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेना। इनकी जो प्रसिद्ध जो ये बातचीत में करते थे, क्या करते थे, मानस लिखते थे। ठीक है, ये देखो विशेषता क्या है, वे अपनी विशिष्ट शैली में मारवाड़ी लहजे में हास्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी 4 पंक्तियों वाली कविताएं जैसे 2-2 लाइन सुना रहा हूं और मानस शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मेरे भाई। ठीक है, यहां से आप याद रखना। और भारत सरकार के द्वारा ये जरूर याद रखना, पद्मश्री भी इनको मिला है 2013 में मेरे भाई। ठीक है, ये पूछ सकता है, इसीलिए चीजें बार बार यहां पर लिखकर मैं बोल भी रहा हूं, अपना गला भी फाड़ रहा हूं और लिखकर आपको दे भी रहा हूं। अगर फिर भी अगर आप नहीं कर सकते ना, तो सच में आप अपने जीवन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जैसे अभी आप टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं ना, एक दिन टाइम भी आपकी जो है वैल्यू नहीं समझेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा गया है, पंडित श्रीराम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। सही बात है। रोहतक से निकलने वाली उनकी पत्रिका हरियाणा तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह एक डैश पत्रिका थी। तो ये एक कौन सी पत्रिका थी, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी मेरे भाई। ठीक है, वीकली ये जो है पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सारी चीजें लिख दी है। हरियाणा तिलक नाम था, प्रकार यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। प्रकाशन स्थल की बात करूं तो इसका प्रकाशन हरियाणा के रोहतक जिले से होता था। 1923 में इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य आप सभी जानते हैं मेरे भाई। ठीक है, और जन्म तिथि आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था, हरियाणा के झज्जर जिले में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये भी सारी चीजें आप याद रखेंगे पंडित श्री राम शर्मा के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, मोरनी हिल्स हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं भाई, मोरनी हिल्स कहां पर है, हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में कौन सा है, झज्जर नहीं होगा, भिवानी नहीं होगा, कैथल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोरनी हिल्स यहां पर लिख देता हूं, थोड़ी सी चीजें आपके बारे में। मोरनी हिल्स, ठीक है, मोरनी हिल्स, इसका सर्वोच्च पीक कौन सा हो जाएगा, सर्वोच्च पीक इसका हो जाएगा भाई करोह। ठीक है, करोह हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1467 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है, तो आप सभी जानते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व में ये अवस्थित है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्व में ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गई मोरनी हिल्स के बारे में। ठीक है, और ये पंचकुला में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद अरावली पहाड़ियां, आई होप आप सभी को पता होगा। अरावली पहाड़ी ये कहां पर अवस्थित है, ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में ही अवस्थित है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कितने मीटर है, 652 मीटर है। कौन सी ढोसी की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, ढोसी पहाड़ी। ठीक है, ढोसी पहाड़ी हो जाएगी। कहां पर अवस्थित है, कुलजातपुर गांव में है, कुलजातपुर गांव में। कुलजातपुर गांव कहां पर है, नारनौल में मेरे भाई। ठीक है, नारनौल में हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जानकारी आपको सारी याद रखनी होगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हरियाणा में 8 डैश हैं जहां पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। तो क्या है भाई हरियाणा में 8, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में 8 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। यहां पे लिख देता हूं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे तो बताइए भाई, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले बताइए भाई संरक्षण रिजर्व कितने हैं हरियाणा में, संरक्षण रिजर्व हरियाणा में कितने हैं, तो आप बताएंगे 2 हो जाएंगे। ये संख्या जरूर याद रखना, लिखा हुआ नीचे आपको दिखा देता हूं। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है, कलेसर यमुनानगर, बीर शिकारगढ़ पंचकूला, छिलछिला कुरुक्षेत्र, नाहर आएगा यहाँ पे, गलत टाइपिंग मिस्टेक है, नाहर आएगा यहाँ पे। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में हो जाएगा, अबूब शहर सिरसा में हो जाएगा, सबसे बड़ा भी अबूब शहरी हो जाएगा, भिंडावास झज्जर में हो जाएगा, खप्परवास झज्जर में हो जाएगा, सरस्वती कैथल में हो जाएगा। इसके अलावा 2 राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं, सुल्तानपुर गुरुग्राम में और कलेसर यमुनानगर में। 2 संरक्षण कहां पर हो जाएंगे, सरस्वती कैथल में हो जाएगा और बीरबारा जो है जींद में हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा का उत्तर हिस्सा पंजाब और डैश से गिरा है। तो पंजाब से और दिल्ली से नहीं गिरा, दिल्ली तो पूर्व में आ जाएगी।
जम्मू कश्मीर भी नहीं होएगा, उत्तराखंड भी नहीं होएगा, उत्तराखंड पूर्व में आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की स्थिति उत्तर पश्चिमी भाग में है। राज्य की सीमाएं आप सभी जानते हैं, 5 राज्य और 2 यूटी। ठीक है, 2 यूटी के साथ शेयर करता है हरियाणा। पंजाब उत्तर पश्चिम में है, हिमाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में है, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश पूर्व में है, उत्तराखंड उत्तर पूर्व में है, दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली भी पूर्व दिशा में है, और चंडीगढ़ उत्तर दिशा में है। एवरीथिंग चीज़ें बिल्कुल सही करेक्ट हैं, मैंने हरियाणा के नक्शे से मिला लिए मेरे भाई। ठीक है, बस आप दिमाग में सेट ऐसे ही कर लो मेरे भाई। समझ गए सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भी देख लेना भाई, ये भी जो है आपको याद रखना। आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, पहले भी बता चुका हूँ। आपको 27 याद रखना है नंबर, और 30 नंबर याद रखना है। आपको 74 नंबर याद रखना है और 77 याद रखना है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के डिफरेंस भी 3 का है। ये अक्सर कभी भी चेंज नहीं करेगा एग्जामिनेशन, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो ये अक्सर आपको याद करने भी नहीं है। आपको वो 27 से 30 और 74 से 77 याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, कहाँ गया, उत्तरी से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी से पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बस आपको याद रखनी है, और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। और स्पष्ट रूप से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता है मेरे भाई। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आता है हरियाणा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? शिवालिक श्रेणी डैश नदी का उद्गम है। घग्गर, हाकरा, मारकंडा। अच्छा चलिए कोई नहीं, ये दोनों नदियां कहां से निकलती है? ये दोनों नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अब ये दोनों नदी मिल गई, आप कहोगे भाई दोनों ही नदी तो शिवालिक की श्रेणी से निकलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन ये जो मारकंडा नदी है ना, मारकंडा नदी, ये शिवालिक की बिल्कुल निचली श्रेणी से निकलती है, नाहन के पास से निकलती है। ठीक है, नाहन के पास निचली शिवालिक से निकलती है। ठीक है, निचली शिवालिक से निकलती है, इसीलिए जो है एचएसएससी ने ये आंसर जो है बिल्कुल सही माना है। मारकंडा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुराना नाम इसका क्या होता था? अरुणा के नाम से जो है इसको जाना जाता था। ठीक है, घग्गर, हाकरा कहाँ से निकलती है? निकलती ये भी शिवालिक से है मेरे भाई। ठीक है, शिवालिक, शिवालिक से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? डगशाई से निकलती है। ठीक है, डगशाई से ये निकलती है, और पिंजौर के आसपास जो है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ पिंजौर, और चलिए कोई बात नहीं, पिंजौर के आसपास से ये प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से निकलती है? सिरसा से जो है ये हरियाणा से बाहर निकल जाती है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोले? आरक्षित वन क्षेत्र डैश और डैश जिलों में शिवालिक श्रेणियां तक सीमित है। तो शिवालिक की श्रेणी आप सभी जानते हैं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है भाई? करनाल में तो शिवालिक श्रेणियां नहीं है, ये तो कट गया। अंबाला, अंबाला में भी नहीं है, कुछ हद तक है, कुछ कुछ है लेकिन नहीं है। अंबाला कट जाएगा, ये भी नहीं होएगा। पंचकूला, अंबाला यहाँ पर आ गया, ये भी कट गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचकूला और यमुनानगर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो शिवालिक श्रेणियां कहाँ कहाँ तक सीमित है? पंचकूला और यमुनानगर तक ये सीमित है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया है? 16 में बोला गया पंजाब और हरियाणा के लिए एक सामान्य संस्थान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिस प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा डिजाइन किया गया था। न्यायालय का परिसर कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में परिसर अवस्थित है। चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में स्टोरी एवरीथिंग बता चुका हूँ। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, नहीं देखी तो इसीलिए बोलता हूँ, ये 142 शिफ्ट आप देख लेंगे ना, तो नॉर्मल अच्छी खासी नॉलेज आपको हरियाणा जीके की हो जाएगी। चाहे आप पहली बार ही हरियाणा जीके क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बिना बुक के भी मैं गारंटी ले सकता हूँ। इतना डाटा मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर कवर करवाया है मेरे भाई 142 शिफ्टों में। ठीक है, तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में जो हुई इसकी स्थापना हुई थी। और अधिनियम कौन सा था? 1915 का जो है अधिनियम के तहत 1915 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, पंजाब उस समय हमारा बहुत बड़ा होता था, जब विभाजन नहीं हुआ था ना भारत का, उस समय बहुत बड़ा पंजाब होता था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारत के 2 टुकड़े हो गए। आप सभी जानते हैं पंजाब भी 2 टुकड़ों में बच गया, ये पश्चिमी पंजाब बन गया और ये पूर्वी पंजाब बन गया। हमारे पास जो है पूर्वी पंजाब रह गया, यहाँ पर पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब चला गया। और जब ये हाईकोर्ट बना था ना 1919 में, जब ये हाईकोर्ट बना था तो इसका नाम क्या होता था? लाहौर हाईकोर्ट होता था मेरे भाई। ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट होता था, और ये जो है पाकिस्तान में चला गया था। तो फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को भी पूर्वी पंजाब को भी एक हाईकोर्ट की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे एक नया हाईकोर्ट बना दिया गया पंजाब उच्च न्यायालय नाम से। ठीक है, पंजाब
उच्च न्यायालय नाम से एक हाई कोर्ट बना दिया। और ये कहाँ पर बनाया गया था? शिमला में ये बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है, शिमला में ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, फिर इनको क्या लगा हुआ, भी इसको ट्रांसफ़र करो, यहाँ काम नहीं होएगा भाई अपने। फिर उन्होंने क्या किया, 1955 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर कर दिया गया? चंडीगढ़ में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इस समय भी इसका नाम क्या होता था? इस समय भी इसका नाम जो है पंजाब उच्च न्यायालय होता था। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना, तब इसका नाम चेंज करके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी आपको याद रखनी होगी, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, हरियाणा के गठन के बाद से वर्तमान विधानसभा डैश है, ठीक है। तो जनवरी 2026 तक आपको याद रखनी है। वर्तमान में जनवरी 2026 में विधानसभा कौन सी चल रही है? तो विधानसभा कौन सी चल रही है? 18वीं क्यों चल रही है? 15वीं चल रही है। 18वीं क्या चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। ये भी आप याद रखना। वर्तमान का अगर नेशनल करंट अफेयर अगर हमारा देखते होंगे ना, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ बताई है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, कौन कौन से मंत्रिमंडल के मंडल जो है किसके पास है, एवरीथिंग डिटेल बताइए मेरे भाई। बस करने वाला होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। विधानसभा कौन सी चल रही है? 15वीं चल रही है। लोग जो है ये अध्यक्ष कौन है विधानसभा के? ठीक है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? हरविंदर सिंह कल्याण हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएंगे। सारी चीज़ मेरे भाई लिख दी है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? देश की राजधानी दिल्ली के निकट स्थित डैश कई बड़े बड़े उद्योग का गढ़ है, जिसे हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक आएगा यहाँ पे, औद्योगिक शहर होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो औद्योगिक शहर हरियाणा के किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योग है इसमें, ट्रैक्टर बनाने का उद्योग है, बाटा शू का है, रेफ्रिजरेटर बनाने का उद्योग है, ऑटोमोबाइल के सैकड़ों बड़े और छोटे मध्यम उद्योग है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है। मेले का मुख्य आकर्षण भारत की भैंसे सबसे प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं भाई, ये जो जहाजगढ़ का मेला लगता है, जहाजगढ़, तो जहाजगढ़ का मेला सबसे पहले कहाँ लगता है? झज्जर में लगता है, ठीक है, झज्जर में लगता है। और ये किसका मेला है? पशुओं का मेला है, ठीक है, पशुओं का मेला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या खरीदा जाता है? तो मुर्रा नस्ल की भैंसें खरीदी जाती है, ठीक है। मुर्रा की नस्ल भैंस खरीदी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। और ब्लैक का गोल्ड कहा जाता है, ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 में क्या बोला गया? भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी के बीच में चली थी, 2015 में चली थी। आई होप आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 13 जनवरी 2015 को जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रेन की शुरुआत हुई थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। यह ट्रेन हरियाणा के रोहतक जंक्शन और रेवाड़ी जंक्शन के बीच चलती है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ऐसे ही डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेक्शन लेना है। अभी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, 2026 में सिलेक्शन हो जाओगे, नहीं तो 2029 में पढ़ना पड़ेगा। और फिर भी नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई बेरोजगारी आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में जीते जी नर्क जो है ना, वो यही है, बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी तिल तिल कर मारती है, जो कहते हैं ना तड़पा तड़पा कर मारते हैं, वो यही है, बेरोजगारी है मेरे भाई, ठीक है। तो समय से चीज़ें समझ लोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, अपनों के लिए मेरे भाई, ठीक है। अगर अपने लिए नहीं सोच रहे ना तो थोड़ा सा फैमिली के बारे में सोच लेना, आपके अंदर का जो जुनून है ना वो जाग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी हम तैयारी करते रहेंगे, 2026 में डेफिनेटली सिलेक्शन लेके रहेंगे और ऐसे करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई आपका कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के हर पोस्ट में जो है आपको एक रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।